नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप अक्सर सुनते हो, कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन ये बात सच नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कोशिश करने वालों की भी हार होती है, परंतु उनकी हार नहीं होती जो कोशिश में सुधार करते हैं, जो निरंतर सुधार करते रहते हैं, उनकी हार नहीं होती। हर बार आप कोशिश करिए, लेकिन अगर आपकी कोशिश में सुधार नहीं होगा, अगर आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं, उसमें सुधार नहीं करेंगे, तो क्या आप सक्सेस होंगे? बिल्कुल नहीं होते। इसलिए कोशिश करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि कोशिश में सुधार करने से सफलता मिलती है। तो इसी के साथ साथियों, हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2023 जो 14 मई को आपका पेपर होने वाला है, उससे संबंधित हम इकोनॉमी का इस समय पार्ट कवर कर रहे हैं, जो आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ही रिलीवेंट है। राइट, इस सिलसिले में हमने 5 लेक्चर कवर कर लिया है, 6 लेक्चर, ये हमारा 7वां लेक्चर है इकोनॉमी का। यहाँ से अक्सर आपने देखा होगा कि जो आज का जो मेरा लेक्चर है, ये क्या है, लेफर वक्र है, बेकर वक्र है, कुजनेट्स वक्र है, लारेंज वक्र है, गिनी गुणा, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलता है, चाहे वो आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस, आरओ यारो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस का, किसी भी अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो वक्र हैं, चाहे वो लेफर वक्र है, बेकर वक्र है, कुजनेट्स वक्र है, लारेंज वक्र है, गिनी गुणांक, यहाँ से किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका संबंध किस प्रकार का है, इन तमाम चीज़ों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे अपनी क्लास में। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लेफर वक्र की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे लेफर वक्र की। मेरे प्यारे साथियों, जब हम लेफर वक्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि लेफर वक्र वाकई में होता क्या है। तो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह से है, राइट, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई है, राइट। तो अगर हम लेफर वक्र को इस पर डिजाइन करें कि लेफर वक्र किस प्रकार बनता है, तो इसका तो सबसे पहले संबंध मैं आपको बता दूं, इसका संबंध है आपकी जो राजस्व होता है, सरकार का जो राजस्व है, जो सरकार की जो आय है, और उसके साथ साथ जो वो टैक्स लगाता है, जो कर लगाता है, उससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये राजस्व प्लस प्रति व्यक्ति आय पे जो कर है, इनकम टैक्स है, जो आय कर है, आय कर, इससे संबंधित होता है लेफर वक्र, राइट। तो यदि हम लेफर वक्र की बात करते हैं तो देखते हैं कि ये, अगर मान लीजिए कि ये आपका जो आर्थिक विकास है, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, उस पर क्या लगता है? इनकम टैक्स लगता है, उस पर आय कर लगता है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें आय कर, क्या लिख दें? आय कर, इसमें जो आपका इनकम टैक्स है, और ये यहाँ है आपका राजस्व, राइट, जो आय है, इनकम है, राइट। तो ये कैसा वक्र बनेगा? तो ये इस तरह से बनता है मेरे प्यारे साथियों, ये इस तरह से ये वक्र बनता है, लेफर वक्र कहते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि अगर ये जीरो है, अगर ये आपकी आय, हमने मान लिया कि ये 30% है, आय कर आपने 30% लगाया है, राइट। यहां पे देखिएगा, ये 30% आयकर है, यहाँ पे आपका आयकर 60% है, यहाँ पे आपका आयकर 90% है। अगर ये आपका आयकर कितना मान लिया? 100%, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ आप समझने का प्रयास करिए कि अगर आपकी जो इनकम है, जो भी आपकी इनकम है, उस पे भारत सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। 10%, 15%, 20%। आपने देखा होगा जो टैक्स का हमारे यहाँ जो शेड्यूल है, जैसे आपने जीएसटी में देखा होगा, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इस तरह से। तो अगर आपके इनकम पे 100% टैक्स सरकार लगा दे, तो जो सरकार का जो राजस्व है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। अगर 100% टैक्स लग जाए तो इनकम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। इनकम क्या हो जाएगी? सरकार की इनकम जीरो हो जाएगी। अगर 90% टैक्स लग जाए तो सरकार की इनकम क्या हो रही है? आप यहां पे देख रहे हो कि सरकार की इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है, राइट। राइट। अब देखिए, अगर 90% हो जाए तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि सरकार की इनकम, अगर इसे हम करोड़ में ले लें,
राइट। तो अगर 100% टैक्स लग गया तो सरकार की इनकम जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा। क्योंकि हम जितना काम करते हैं किसके लिए काम करेंगे, हम अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, हम अपनी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर हमें जितना भी प्रॉफिट होगा अगर हम पूरा का पूरा सरकार को पे कर देंगे तो हम काम क्यों करना चाहेंगे। तो अगर सरकार 100% कर लगाती है तो हमारी जो प्रॉफिट है वो सबका सब किसके पास चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। तो हम क्यों काम करेंगे, राइट। तो सरकार की इनकम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर 90% सरकार टैक्स लगाता है तो सरकार की इनकम कितनी हुई, 5 करोड़। अगर वह 60% टैक्स लगाता है तो उसकी इनकम कितनी हो रही है, 10 करोड़ रुपए हो रही है। अगर वह 30% कर लगाता है तो उसकी इनकम 15 करोड़ हो रही है। लेकिन इससे ऊपर अगर यहां पे अगर हम माने 30 से कम सरकार लगा रहा है, यहां पे 30 से कम अगर वो 20 लगा दे रहा है तो उसकी इनकम कम हो रही है, राइट। अगर वो 20% लगा रहा है तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 20 करोड़ रुपए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इसमें कि एक निश्चित सीमा तक ही टैक्स लगाया जा सकता है। एक निश्चित सीमा के ऊपर अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो जो आपका राजस्व है, जो सरकार की जो इनकम है, राइट, वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन एक निश्चित अगर आप बहुत कम भी लगाएंगे इनकम टैक्स तब भी आपकी इनकम कम होगी। जैसे देखिए, अगर आप 20% टैक्स लगा रहे हो तो आपकी इनकम 10 करोड़ है। अगर आप 30 लगा रहे हैं तो आपकी इनकम 15 करोड़ है। फिर 60 लगाने से आपकी इनकम 10 करोड़ है। तो ये जो टैक्स का है मैक्सिमम क्या है, 30%। 30% जो है एक ऐसा एरिया है कि अगर यहां पे टैक्स लगाया जाए तो सरकार का जो राजस्व है सबसे ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर ज्यादा टैक्स लगाओगे तब भी इनकम कम हो रही है राजस्व, और बहुत कम लगाओगे तब भी इनकम कम हो रही है। तो लैफर महोदय ने कहा, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि जो टैक्स होता है वो एक निश्चित दर पे ही लगाया जाना चाहिए। तो आपका टैक्स मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 30% होना चाहिए। तो आप देखते भी हो कि भारत सरकार द्वारा जो भी इनकम पे टैक्स लगाया जाता है वो 30% से ज़्यादा नहीं होता, उसके बाद वो सरचार्ज लेती है। तो टैक्स जो है मैक्सिमम 30% ही रखा जाता है, राइट। तो एक निश्चित सीमा के बाद ये चेंज हो जाता है। तो ये बताता है कि अगर आपकी आय, अगर जो आयकर है उसे एक निश्चित सीमा से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अच्छा राजस्व चाहिए तो एक सीमा तक ही कर लगाना चाहिए, क्योंकि एक सीमा से ज़्यादा जब आप कर लगाओगे तो आपके राजस्व में कमी आती चली जाएगी, राइट। तो देखिए, एक सीमा से ज़्यादा कर लगा तो इनकम घटता चला जा रहा है। इस तरह से हमने क्या देखा, लैफर वक्र को समझने का प्रयास किया कि लैफर वक्र क्या होता है, राइट। लैफर वक्र के बाद हम देखते हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लैफर वक्र। आइए अब देखते हैं लैफर वक्र के बाद क्या होता है, बेकर वक्र क्या है। बेकर वक्र का भी संबंध बहुत ही शानदार है। यहाँ से भी आपसे यूपीपीसीएस द्वारा पूछा जाता है ये प्रश्न। तो बेकर वक्र किससे संबंधित है, राइट। आइए देखते हैं बेकर वक्र। अगर जब हम बेकर वक्र या बेकर कर्व की बात करते हैं तो इसका संबंध क्या आता है, इसका संबंध है प्रजनन और प्रति व्यक्ति आय से। प्रजनन और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, राइट। यहाँ प्रति व्यक्ति आय का मतलब आप ये समझने का प्रयास करिए कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि से है, राइट, जिसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं। कि जैसे जब हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो अगर इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो क्या प्रजनन दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो वक्र है इसी को हम क्या कहते हैं, बेकर वक्र कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बेकर वक्र कैसे बनता है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये आपकी प्रति व्यक्ति इनकम है, क्या है, प्रति व्यक्ति इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है ये आपकी, राइट। और ये आपका क्या है, प्रजनन दर है, राइट। ये आपकी प्रजनन दर है। आप ये समझने का प्रयास करिए कि अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो प्रजनन दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का अध्ययन बेकर महोदय ने किया था, राइट। तो ये समझने का प्रयास करिए। ये जो वक्र बनता है मेरे प्यारे साथियों, ये ऐसे वक्र बनता है, राइट। कैसे बनता है, अगर ये x है, y है, इसमें इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, आपकी अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो एक निश्चित सीमा तक प्रजनन दर बढ़ता चला जाएगा, राइट।
अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो प्रजनन दर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 से अगर 10 आपकी प्रति व्यक्ति आय हो गई, राइट, तब भी आप प्रजनन दर क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन एक सीमा के बाद प्रजनन दर क्या होता जाएगा, आपकी आय तो बढ़ेगी लेकिन प्रजनन दर घटता चला जाएगा, राइट। तो आप ये देख रहे हो। तो अब यहां पे आपकी आय तो बढ़ रही है, यहां पे आपकी आय तो बढ़ गई लेकिन प्रजनन दर क्या हो गया, घट गया। नहीं, तो बेकर महोदय ने कहा कि एक सीमा के बाद जो आय में समृद्धि है, जो राष्ट्रीय समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है, वो बढ़ने पे जो प्रजनन दर है वो घटता चला जाता है। जैसा कि आप भारत के संदर्भ में भी देख सकते हो। इस समय क्या हुआ कि शुरू में जब भारत ग्रोथ करना शुरू हुआ तो फिर लोगों में क्या हुआ कि उनकी भारत की प्रजनन दर बढ़ी। लेकिन वर्तमान में देखिए भारत की आय तो बढ़ती चली जा रही है लेकिन प्रजनन दर निरंतर घट रहा है, राइट। तो ऐसे ही होता है कि एक सीमा के बाद जब आपकी आय बढ़ेगी ना तो प्रजनन दर बढ़ेगा। आप खुद ही चाहोगे कि मेरे 2-3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, लेकिन एक सीमा के बाद जब इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो क्या कहता है, आदमी स्थिर हो जाता है, तो प्रजनन दर क्या होती है, डाउन होना शुरू हो जाता है। तो लैफर वक्र किससे संबंधित है, प्रजनन एवं प्रति व्यक्ति आय से संबंधित होता है। तो ये क्या होता है, ये उल्टा यू आकार का होता है। क्या होता है, उल्टा यू आकार का होता है, राइट। ये उल्टा यू आकार का होता है। तो इसको ऐसे आप देख सकते हो, ये वक्र है, ठीक। इस पे यूपी पीसीएस आईएएस सभी एग्जाम पूछे जा चुके हैं, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि बेकर वक्र क्या होता है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बेकर वक्र के बाद हम देखेंगे कुजनेट्स वक्र क्या होता है, राइट। कुजनेट्स वक्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। कुजनेट्स वक्र क्या होता है। जब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कुजनेट्स वक्र की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। कुजनेट्स वक्र क्या बताता है, ये कहता है कि जो आपकी जो आय है और आय की जो विषमता है उसमें एक रिलेशन बनाता है। ये आय की विषमता से संबंधित है। किससे, आय की विषमता से संबंधित है, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कुजनेट्स वक्र किससे संबंधित है, आय की विषमता से संबंधित है। कुजनेट्स महोदय का मानना है, कुजनेट्स महोदय क्या कहते हैं कि एक निश्चित सीमा के बाद अगर आय बढ़ती है तो विषमता क्या होती है, जो आय की विषमता है, जो गरीबी ऊंच नीच है, जो अमीर और गरीबी की जो खाई है, इसमें क्या होती है, कमी आती है। इनका कहना है कि अगर आय बढ़ता है तो जो आय की विषमता है, क्या है, विषमता है, आय की विषमता एक सीमा तक तो बढ़ेगी लेकिन एक सीमा के बाद वह घटना शुरू हो जाती है। जैसे इनका मानना है कि अगर मान लीजिए कि ये कहते हैं कि एक सीमा के बाद वो घटना शुरू हो जाती है। जैसे देखो ये आय है, आपकी आय बढ़ी तो विषमता भी बढ़ती है। जैसे कुछ लोगों की जब आय बढ़ती है तो कुछ लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं। आय बढ़ेगी तो आय की विषमता भी बढ़ेगी, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे। फिर आय बढ़ती है, एक सीमा के बाद विषमता मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन उसके बाद आय तो बढ़ेगी लेकिन विषमता क्या हो रही है, देखो विषमता कम होती जा रही है। फिर एक सीमा के बाद आय तो बढ़ रही है लेकिन विषमता कम होती चली जा रही है, राइट। इस तरह से देखिए। तो कुजनेट्स महोदय का कहना है कि एक सीमा के बाद ही अगर आय जो बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे वह आर्थिक समृद्धि की बात की जाए, जैसे हमारे यहाँ ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, राइट, हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक निश्चित सीमा के बाद धीरे धीरे जो हमारे समाज में जो आय की विषमता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं, इसकी जो खाई है धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ऐसा कुजनेट्स महोदय कहते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, कुजनेट्स महोदय का ये भी कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये पर्यावरण पे भी लागू होती हैं। उसको कहते हैं इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व कहते हैं, इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व कहते हैं। यह कुजनेट्स महोदय ने कहा कि एक समय के बाद जब आय बढ़ती है तो पर्यावरण
पहले विकास होगा, तो जैसे जैसे विकास होगा तो पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। ठीक ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे इन्वायरमेंट ले लें और यहाँ पे इनकम ले लें, तो आय बढ़ेगी तो एक बार इन्वायरमेंट ज़्यादा पोल्यूशन होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, इन्वायरमेंट खराब होगा ना, अगर हम पोल्यूशन ले लेते हैं, राइट। लेकिन एक सीमा के बाद आय बढ़ेगी और पोल्यूशन कम होगा, जैसा कि आप विभिन्न देशों में देख रहे हैं। जैसे पश्चिमी यूरोपीय कंट्रीज जितनी भी हैं उसमें आप देख रहे हो, चाहे नॉर्वे हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, वहाँ आय का तो स्तर बढ़ गया है लेकिन वहाँ पोल्यूशन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये दोनों कोजनेट्स महोदय ने इस कंसेप्ट को दिया था, राइट। उसके बाद आता है लारेंज वक्र। आइए हम लारेंज वक्र के बारे में देखते हैं कि लारेंज वक्र क्या होता है, राइट। देखो, लारेंज वक्र की जब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सारे जगह से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान देना है ना। जब हम लारेंज वक्र की बात करते हैं, लारेंज कर्व की बात करते हैं, तो लारेंज कर्व किससे संबंधित है? तो लारेंज कर्व का संबंध भी किससे है? आय और आय की विषमता से ही संबंधित है। लारेंज वक्र किससे संबंधित है? आय की विषमता से ही संबंधित है। विषमता, आय की विषमता से भी संबंधित है लारेंज वक्र, राइट। तो आइए देखते हैं लारेंज वक्र का जो लारेंज कर्व जो बनता है वह किस तरह से बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना, राइट। अगर हम इसे यक्स मान लेते हैं और ये हमारा वाई अक्षांश है, तो ये एक, अगर हम ऐसे रेखा खींचते हैं, राइट, तो जब हम लारेंज वक्र की बात करेंगे तो ये कैसे बनेगा, देखो, राइट। अगर हम इसे ये बी सी और अगर इसे हम डी मान लेते हैं, तो ये अगर हम इसे इक्वलिटी लाइन मानते हैं, क्या मानते हैं? इक्वलिटी लाइन, इक्वलिटी, अगर इसे हम इक्वलिटी लाइन मान लेते हैं, समानता की रेखा मान लेते हैं, तो लारेंज महोदय का कहना है, लारेंज महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो आय की विषमता है, आय की जो विषमता है, तो इनका मानना है कि अगर आय बढ़ेगा तो ये जो विषमता है ये इनकी रेखा बता रही है, ये जो विषमता की रेखा बता रही है, राइट। इनका कहना है कि अगर जब समाज में पूरी तरह से समानता कब आएगी? जब पूरी तरह से समानता तब आएगी जब यह जो रेखा है, जो समानता की रेखा है, पूरी तरह से 45 डिग्री कोण से सीधे गुजरेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो समान होगी, सभी व्यक्ति की आय समान होगी, किसी के पास कम ज़्यादा पैसा नहीं होगा, सबके पास समान पैसा होगा, समान इनकम होगी जब ये 45 डिग्री से जाएगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता नहीं। तो ये कहते हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा बताती है कि ये रेखा जितनी इस रेखा से, मेन रेखा से, जो इक्वलिटी लाइन है, इससे जितनी दूर होगी, ये बताएगी कि जो विषमता है उतना ज़्यादा है, राइट। अगर ये रेखा यहाँ पे है तो विषमता ज़्यादा है, यहाँ पे विषमता कम है। ये अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग विषमता बताती है, ये अलग अलग वर्ग है, यहाँ पे विषमता कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे विषमता क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम विषमता है, फिर विषमता कम होती चली जाती है। अगर ये रेखा मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से गुजरे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस समाज में विषमता बहुत ज़्यादा है, आय तो बहुत ज़्यादा है। देखो, आय तो बढ़ रही है लोगों की यहाँ पे, लेकिन विषमता बहुत ज़्यादा है, लंबा यहाँ पे विषमता का जो है कर्व बन रहा है, राइट। इस तरह से होता है लारेंज वक्र। ये भी किससे संबंधित है? आय की विषमता से ही संबंधित है, राइट। तो ये रेखा जितनी इस मेन रेखा से दूर होगी, विषमता उतनी ज्यादा होगी। गिनी गुणांक इसी से संबंधित है, यहां पे इसको देख लेते हैं। गिनी गुणांक महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये जो रेखा है, ये आप देख रहे हैं, ये छायांकित रेखा, इसका और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? गिनी गुणांक होता है। तो ये जो छायांकित भाग होता है, गिनी गुणांक क्या है? छायांकित भाग। जो छायांकित भाग है अनुपाते पूरा ACB, मतलब ABC, ये जो निकलेगा इसी को हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं, गिनी गुणांक कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज और मैं बता दूं, अगर गिनी गुणांक का मान 0 है,
राइट। अगर गिनी गुणांक का मान 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि सभी लोगों की जो आय है वो समान है। सभी की आय क्या है? समान है, निरपेक्ष समानता की बात करता है, राइट। अगर जी का मान 1 है तो इसका मतलब है कि सारी इनकम केवल एक व्यक्ति की है। यह सबसे अधिक विषमता की बात करता है। गिनी गुणांक का माध्यम जो मान होता है वो कितना? 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में ही गिनी गुणांक का मान आता है, राइट। तो इन तमाम चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और ये यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि कौन किससे संबंधित है ना, राइट। तो पहली बात हमने देखा था लैफर वक्र। लैफर वक्र किससे संबंधित है? लैफर वक्र का संबंध है सरकार के राजस्व और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है, राइट। ब्रेकर वक्र क्या कहता है? यह प्रजनन और इनकम से संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है, आर्थिक समृद्धि और प्रजनन से संबंधित है। कुजनेट्स वक्र की जब हम बात करते हैं तो यह आय की विषमता से संबंधित है। लैफर वक्र और गिनी गुणांक भी आय की विषमता से ही संबंधित है। अगर कुजनेट्स, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक में यह आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बेहतर आय की विषमता का आकलन सबसे बेहतर किससे किया जाता है, तो गिनी गुणांक इसके जो है आकलन का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा पूरी कोशिश है कि आपकी जो सफलता है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इस बार 2023 में आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई करें। मैं उन्हीं टॉपिक को उठाता हूं जिन टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।